सेलेक्ट किए हैं। मैंने डायरेक्ट ही टॉपिक सेलेक्ट नहीं किए थे, मैंने डिफरेंट टॉपिक्स पहले देखे हैं। मतलब मैंने पहले देखा कि सीपीयू के ऊपर हम कुछ अटैक होते हैं, जैसे मेल्टडाउन अटैक होते हैं, स्पेक्टर के अटैक होते हैं। मैंने सोचा उसके ऊपर आपको कुछ डिटेल बता दूं, लेकिन फिर मैं उसके ऊपर रुके इसलिए क्योंकि वो सीपीयू आर्किटेक्चर आ जाए ना, साइबर सिक्योरिटी से नहीं रहेगा। वरना उसके ऊपर भी काफ़ी रिजल्ट थे कि हम 3D स्टैक आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे तो हमारी 20% परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती, 15% कंजम्पशन लॉस हो जाती। अगर हम हेट्रोजीनियस के ऊपर जाते तो हमारी 25% परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है और हमारी 30% तक पावर जो हम सेव कर सकते हैं। तो उसके अंदर भी रिजल्ट हैं, लेकिन चूंकि साइबर सिक्योरिटी फील्ड से रिलेटेड नहीं था तो मैंने उस टॉपिक को क्लोज कर दिया, उसको छोड़ दिया। फिर मैं इसके ऊपर आने से पहले ट्रोजन हॉर्स के अंदर जो है वो अटैक जो हुआ था, तो लेबनान के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि अटैक हुआ था, तो मैंने उसके ऊपर भी रिसर्च की कि लेबनान के अंदर जो अटैक हुआ था क्या उसके अंदर ट्रोजन हॉर्स इंक्लूड था। तो उस रिसर्च के अंदर मुझे मिला कि लेबनान के अंदर ट्रोजन हॉर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, अब लगता है एक वर्म की इन्वॉल्वमेंट थी जो कि स्टैग्नेट्स था, जो कि ईरान में भी टॉन टाइम में हुआ था अटैक उसका। तो लेबनान को मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि उसके अंदर मैंने 3-4 रिसर्च पेपर पढ़े थे, जैसे कि हदाद का पढ़ा था, ठीक है, मॉफलिस का पढ़ा था। तो इन सब रिसर्च पेपर ने ये बताया था कि हमें लेगेसी जो सॉफ्टवेयर है ना उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए काफ़ी। सिर्फ एक ही रिसर्च पेपर अच्छा था जिसका नाम था बाजी, उसने बताया था कि हमें 2 चीज़ें सिक्योर करनी चाहिए। कौन सी 2 चीज़ें? एक तो हमें ये चीज़ देखनी चाहिए, अगर हम लेबनान जैसे अटैक से रोकना चाहते हैं, जैसे देखिए अभी मैं भी मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, आप सब यूज़ कर रहे हैं, कल को हो सकता है हमारे साथ ही हादसा हो जाए जो लेबनान के अंदर हुआ था, ठीक है, तेजस वाला जो हादसा हुआ था। तो इसको रोकने के लिए बाजी ने सिर्फ 2 चीज़ें बताई थी। कौन सी 2 चीज़ें बताई थी वो? एक चीज़ ये थी कि अगर हम इस अटैक को रोकना चाहते हैं तो हमें अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट सही करनी पड़ेगी, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या थी, हमें डिटेक्शन मेथड सही करना पड़ेगा, ठीक है। डिटेक्शन मेथड तो हम सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, उसके अंदर आपको शुरू से लेकर एक चीज़ बन रही है ना, मतलब अगर मोबाइल बन रहा है, लैपटॉप बन रहा है, तो आपको शुरू से देखना पड़ेगा वो चीज़ बन रही किस तरह, प्रोड्यूस किस तरह हो रही है, एक चीज़ को। तो हम ये चीज़ कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी चीज़ें कहाँ से बन कर आती हैं, अमेरिका वगैरह से, ठीक है, तो हम उसको बना नहीं सकते। तो इसलिए उस पर रिसर्च करके भी कोई बेनिफिट मुझे नहीं हुआ, क्योंकि वो हम अपनी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। क्योंकि मसला क्या आ गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को सिक्योर करना पड़ेगा और वो हम कर नहीं सकते, हमारे चार में नहीं है। तो फिर इसलिए मैं इन 2 टॉपिक्स आया कि हाँ इसके अंदर हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, कुबरनेटिस का किसको आइडिया है क्या होता है? कंटेनर्स और ऑर्केस्ट्रेशन मतलब ऑर्केस्ट्रेशन मतलब बेसिकली जो है ऑटोमेट कर देना चीज़ों को, मतलब कि ऑटोमेटिकली वो काम हो रहा हो। इसके अंदर कुछ टर्म्स है वो देख लेते हैं। इसको पहले बनाया था गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक चीज़ बनी थी, और इसको सबसे पहले गूगल ने बनाया था, फिर बाद में इसको CNF ले लेते हैं। और 2014 के अंदर ये जो है फर्स्ट अनाउंस हुआ था, इसका पहला रिलीज आया था 2015 के अंदर, और 2016 के अंदर ये CNCF का प्रोजेक्ट का पार्ट बन गया। CNCF पता है क्या है? CNCF क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन, ठीक है। इसके कुछ टर्म देख लेते हैं, जैसे मिनी क्यूब। मिनी क्यूब किसे कहते हैं? जो जैसे अगर हम डेवलपमेंट करते थे ना तो हम उसे डिप्लॉय करते थे, ठीक है, टेस्टिंग में हम रखते थे, स्टेजिंग में रखते थे, बाद में प्रोडक्शन में जाते थे। तो सेम हम यहाँ पे मिनी क्यूब में क्या करते हैं, जो हम अपना क्लस्टर बनाते हैं वो डिप्लॉयमेंट पर्पस के लिए हम उसको यूज करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, मिनी क्यूब। अगर हमें उससे टेस्टिंग करनी है तो हम उससे क्या बनाते हैं, मिनी क्यूब के अंदर टेस्ट करते हैं। kubectl के जरिए हम क्या करते हैं, उसको कमांड दे होते हैं, सारे कमांड्स हम देते हैं जो हमें एग्जीक्यूट करना पड़ते हैं। ऐसे CMD अगर आप लोगों ने यूज़ किया तो उसके अंदर देखा होगा कि CMD के अंदर हम कुछ कमांड सीखते हैं, उसके पीछे पूरी लाइब्रेरी होती है, पूरा फंक्शन होता है, वो कमांड चलता है और कुछ हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं। तो kubectl के जरिए हम क्या करते हैं, कमांड दे होते हैं। जैसे अगर किसी ने मैक यूज किया हो तो उसमें sudo apt करके कमांड देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसके जरिए कमांड देते हैं, kubectl के जरिए। क्यूबलेट क्या होता है, जो डिफरेंट नोड्स होते हैं ना उनको मैनेज कर रहा होता है। डिफरेंट नोड्स को मैनेज करने का काम कौन करता है, क्यूबलेट। क्यूब प्रॉक्सी क्या होता है, जो नेटवर्क होती है उनकी कम्युनिकेशन वो कर रहा होता है, नेटवर्क की कम्युनिकेशन को कौन डील करता है, क्यूब प्रॉक्सी। ADCD का आइडिया किसी को, व्हाट इज एटसेट्रा DETCD? आप बता रहे थे इसका आइडिया सही है। ETCD बेसिकली पता है क्या है, इसके पीछे ना रीजन है, मतलब हर चीज जो है ना वो गोरे लॉजिक से करे, रीजन से करे, कोई भी नाम वो विदाउट रीजन नहीं देते। जैसे अगर आप लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करते हो तो उसमें देखना कुछ रैपिड होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हाउस के नाम, कुछ कंपनी के नाम। वो रैपिड क्यों रखते हैं, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में हमें रैपिड इलास्टिसिटी चाहिए होती है। मतलब अगर एक चीज ऐसे ऐसे ग्रो कर रही है हमें उसका बेनिफिट नहीं है, अगर वो फॉरेन से ग्रो करी तो हम उसका बेनिफिट है, तो उसके अंदर रैपिड इलास्टिसिटी को ग्रो करते हैं तो हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसी तरह ADCD के अंदर हमने नाम से क्यों दिया, अगर आप लोगों ने कभी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर यूज किया हो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके अंदर एक फोल्डर होता है, उसका नाम होता है ADC, ठीक है। और D का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो ये 2 चीजों से कंबाइन हो रहा है, यूनिक्स के फोल्डर से क्या आ गया ADC, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का क्या आ गया D। तो ये दोनों चीज कंबाइन होकर क्या बन गई ADC। जैसे आपने नेटवर्किंग के अंदर पढ़ा होगा 802.11 पढ़ा था, याद है? उसकी रीजन पता है, उसकी रीजन क्या थी, क्यों हम 802.11 कहते थे?
उसकी भी रीजन थी। वो क्या रीजन थी? वो प्रोजेक्ट बना था 1980 के अंदर। तो 1980 का क्या किया था? 82 क्यों आया था? क्योंकि फरवरी बना था, तो फरवरी के लिए हमने क्या कह दिया था 2। और वो प्रोजेक्ट कौन सा था? प्रोजेक्ट नंबर 11 था, 11 मेंबर से काम किया, तो हमने उसका क्या दिया था 0.11। तो सबके पीछे एक लॉजिक होती है। तो इसके पीछे कौन सी लॉजिक थी? एडीसी फोल्डर से आया था और डी किससे आया था? डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम से। सेम ऑर्केस्ट्रेशन, ऑर्केस्ट्रेशन का मतलब क्या? ऑटोमेट कर देना। तो इसके पीछे भी लॉजिक है कि हम ऑटोमेट करने का ऑर्केस्ट्रेशन क्यों कह रहे हैं, ऑटोमेटिकली क्यों नहीं कह रहे हैं? किसी रीजन पता है इसकी कि इसको हम ऑटोमेट करने का ऑर्केस्ट्रेशन क्यों कह रहे हैं? नहीं, ऑन द गो ऑटोमेट हो रहा है। क्या ऑन द गो ऑटोमेट कर रहे हैं? ऑन द गो ऑटोमेट कर रहे हैं? नहीं, इसके पीछे एक रीजन है, मतलब ये नाम देने की, जैसे ये नाम देने की एक रीजन थी ना, पूरा बताया मैंने, इस ये नाम देने की भी एक रीजन है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ। रीजन ये है, कभी आप लोगों ने ये देखा हो, बहुत सारे सिंगर बैठे रहते हैं और एक मास्टर होता है, क्या करता है? ऑर्केस्ट्रेट करता है। वो यहाँ से कमांड देता है, सारे लोग उसको करने लग जाते हैं। ये टॉम एंड जेरी में भी दिखाया गया है। तो इसके अंदर भी क्या होता है? कुबरनेटिस के अंदर एक मास्टर नोड होता है, ठीक है, कंट्रोलर नोड होता है, सबको क्या करता है? कमांड देता है, सारे वर्कर नोड उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमने उसको क्या किया? ऑर्केस्ट्रेट कह दिया। जैसे यहाँ पे मास्टर वर्कर जो है, सॉरी मास्टर सिंगर जो है वो कंट्रोल कर रहा है तमाम सिंगर को, तो यहाँ पर क्या होता है? कुबरनेटिस के अंदर जो मास्टर नोड है वो कंट्रोल करता है इसको, तमाम के तमाम वर्कर नोड को। अच्छा, नोड क्या होता है? कोई भी सिस्टम, जैसा हमारा सिस्टम है, ठीक है। पॉड्स क्या होते हैं? जो हम पॉड्स असाइन करते हैं नोड को। एक नोड के अंदर मल्टीपल पॉड्स हो सकते हैं और एक पॉड के अंदर मल्टीपल नोड्स हो सकते हैं। कंट्रोल प्लेन को मास्टर नोड भी कह सकते हैं, वर्कर नोड जो उसके अंदर काम करते हैं। क्यूब शेड्यूलर क्या करते हैं? जो कि असाइन करता है सारे पोर्ट्स को काम, ठीक है। नोड्स को जो पोर्ट्स असाइन करता है कौन करता है? क्यूब शेड्यूलर, ठीक है। और सीक्रेट मैनेजमेंट की हम बात आगे देख लेते हैं। अच्छा, ये मैं डायरेक्ट उसमें आ गया मुद्दे के अंदर, क्योंकि टॉप टाइम का मैं तो मैं इसकी बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, शॉर्ट के अंदर इसको बता के निकल रहा हूँ कि ये मैं टॉपिक क्यों चूज किया हूँ। क्यूबरनेटिस का फायदा कहाँ पे? जेनेटिक्स की फील्ड में इसका बहुत फायदा है, मेडिसिन की फील्ड में इसका बहुत फायदा है। ये सारी जो कंपनी दिख रही है ना, इल्यूमिनिया, इन्वेटी, फाउंडेशन मेडिसिन, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट हेल्थ, ये सारी इसको हेल्थ केयर में यूज करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज, हेल्थ केयर के अंदर ये माइक्रोसॉफ्ट हेल्थ यूज हो रहा है। तो ये क्यूबरनेटिस हम कहाँ यूज करें? हेल्थ केयर के अंदर, ठीक है। इसका सबसे बड़ा कोई एक रीजन बता सकते हैं कि हेल्थ केयर में कहाँ यूज होगा? इसकी सबसे बड़ी बेनिफिट जो है हेल्थ केयर के अंदर, जहाँ पे इसकी हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है क्यूबरनेटिस की। हमारी भी हॉस्पिटल काम करे ना, हमें तो जरूरत नहीं क्यूबरनेटिस की, तो इसकी मेडिकल के अंदर जरूरत क्यों बन पड़ गई? वो तो हमारा हो रहा होता है, क्यूबरनेटिस की बजाय भी हो रहा होता है, हम करते हैं, हमें तो नीड नहीं पड़ती। सिटी स्कैन भी हो रहा है, हमारा भी हो रहा है। तो जेनेटिक्स के अंदर या मेडिकल फील्ड के अंदर क्यूबरनेटिस की क्या जरूरत आ गई? मतलब साइंस की यार कंप्यूटर की फील्ड अलग है, बायोलॉजी की फील्ड अलग है, तो ये दोनों मर्ज कैसे हो रही है आपस में? अभी आपने देखा होगा लॉ भी कर दिया है इंटर को मेडिकल वाले, केयूसी पे लॉ, बीआईडी लॉ नहीं करी ना, एनडीडी में भी लॉ किया है कि आप मेडिकल की फील्ड से यहाँ आ सकते हैं। तो ऐसी कौन सी फील्ड है, ऐसी क्या चीज़ है जहाँ पे क्यूबरनेटिस उनको जरूरत पड़ गई इसको? डॉक्टर को क्या जरूरत कंप्यूटर की? नहीं, इसकी जरूरत होती है बेसिकली जो हम जो इंसान है ना, कंप्यूटर को समझना आसान है, इंसान को समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है। यकीन माने एक पेशेंट है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, 10 साल से इलाज करवा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई डॉक्टर पकड़ नहीं पाया उसके साथ मसला है, ठीक है। तो नहीं पकड़ सकते, इंसान की जो जीन है ना उसको नहीं पकड़ सकते। तो यहाँ पर भी हम किसको कर रहे हैं? जीन को। जीन के अंदर कितने डेटा होते हैं? बहुत सारे, लाइक ये रहा। अब देखिए यहाँ पर हम 1000 जीनोम्स को हम ट्रीट करने, ठीक है। तो हर के लिए हमने क्या दे दिया? एक नोड दे दिया। और हम यहाँ पे किसको डील कर रहे हैं? एनआईपीटी को। और ये कौन डील कर रहा है? चाइना, ठीक है। चाइना इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इससे फायदा क्या हो रहा है? डाउन सिंड्रोम की जो सिम्टम है ना, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। डाउन सिंड्रोम जिनको मेंटली थोड़े से अजीब से होते, बोल नहीं सकते, उनको मतलब मेंटली थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ऐसे ऐसे अजीब से रहते हैं, ठीक है। तो आप उनको देख गूगल में भी देख सकते हैं। उनकी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए कौन काम कर रहे हैं? चाइना। और वो किसके ऊपर काम कर रहे हैं? एनआईपीटी, मतलब नॉन इन्वेसिव प्रिंटर टेस्टिंग। उसके लिए वो क्या यूज कर रहे हैं? क्यूबरनेटिस को। फिर वो इससे कितना डेटा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं? 10 जीबी से लेकर 100 जीबी तक, मतलब 10 टेराबाइट से लेकर 100 टेराबाइट तक, इतने सारे डेटा वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सारे काम वो क्यूबरनेटिस के बजाय नहीं कर सकता था। क्यूबरनेटिस की जरूरत क्यों थी? क्योंकि एक होता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर और एक होता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। मोनोलिथिक में क्या होता है? सारी चीजें एक साथ होती ना, और माइक्रो सर्विस में क्या होती है? वो डिस्ट्रीब्यूट हुई रहती है। तो ये सारे डेटा वो क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इससे उनकी एबिलिटी क्या हो जाती है? स्केल हो जाती है। मतलब वो जीन्स को, सारे के सारे डीएनए को क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये कहाँ रिसर्च होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ कैलिफोर्निया ने किया था, ब्रॉड इंस्टीट्यूट ने किया था और रिसर्च ह्यूमन जीनोम इंस्टीट्यूट ने किया था।
इसका फायदा क्या है, आपकी सिक्योरिटी इंसिडेंट जो है ना 70% डिक्रीज हो जाती है। मतलब आम जो आपका लैपटॉप मोबाइल है ना, उसके जो चांसेस हैं हैक होने के, उसके मुकाबले में इसके चांसेस 70% डिक्रीज हो जाती है। कंप्लायंस कॉस्ट 30% डिक्रीज हो जाती है, आपकी कॉस्ट कम आती है, और आपकी सिक्योरिटी टीम की भी एफिशिएंसी 25% बढ़ जाती है। इतने सारे बेनिफिट है, इसलिए हम क्या करें, कुबरनेट्स को यूज करें। मतलब ये सारे बेनिफिट्स कौन छोड़ सकते हैं। अच्छा, हर चीज की ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, हर चीज की कुछ ना कुछ प्रॉस एंड कॉन्स होती है ना, तो इसके अंदर भी कुछ कॉन्स है, वो हम देख लेते हैं कॉन्स क्या है। अच्छा, ये एज कंप्यूटिंग में भी यूज होता है, ये नेटफ्लिक्स भी इसको यूज करिए, नासा भी यूज करिए, क्यूबरनेट्स जो है टेस्ला भी यूज कर रहा है, जो सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की। म्यूजिक स्पॉटिफाई भी इसको यूज कर रहा है, यूबर भी यूज कर रहा है, अमेजॉन वॉलमार्ट भी यूज कर रहा है, मतलब हर जगह छाया हुआ है। ठीक है, तो कोई ऐसी टॉपिक नहीं है कि हम इसको इग्नोर कर सकें। इसकी प्रेडिक्शन क्या है, क्लोन हार्डी के अंदर 80% हेल्थ में यूज हो सकता है, 70% टेलीमेक में यूज हो सकता है, और एआई असिस्टेंट। ये सबसे अच्छी चीज है कि इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एआई को असिस्ट करना पड़ेगा। देखिए, मैं शुरू से बहुत कंफ्यूज था ना कि यार साइबर सिक्योरिटी मेन है या एआई मेन है, लेकिन ये दोनों चीज आपस में मिलकर काम करेंगी तभी हम कुछ अचीव कर सकते हैं। इसके अंदर भी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एआई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उससे ही हम इसको सिक्योर कर सकते हैं। जब तक हम एआई को इंटीग्रेट नहीं करते ना इसके अंदर, हम इसको फुल सिक्योर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मैं इसके ऊपर काम नहीं कर सकता हूँ कि एआई में इंटीग्रेट करके दिखाऊं, क्योंकि मेरी एआई फील्ड नहीं है। अच्छा, इश्यूज इसमें क्या आते हैं, एक तो कन्फ्यूजन इश्यूज आते हैं। कन्फ्यूजन इश्यूज मतलब सही से वो कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं, 72% उससे मसला आता है, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग का मसला आता है, और एक्सेस कंट्रोल का मसला आता है। ये 3 इश्यूज हैं। इनका सोल्यूशन क्या है, आप टूल्स इंटीग्रेशन जो रखो अच्छे वाले रखो, सिक्योरिटी टूल्स इंटीग्रेट करो। इसके अंदर पता है आपको सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए बस। क्यूबरनेट्स के अंदर सिर्फ आपको क्या करना है, थोड़ी सी रिसर्च करनी है, बस आपको कुछ टूल्स ढूंढ के निकालने हैं, किस चीज को बचाने के लिए क्या टूल है, किस चीज को बचाने के लिए क्या टूल है, बस, और कुछ भी नहीं करना है। मैं सारी लिस्ट दे दिया हूँ, आप उसमें कहीं भी आप फंसोगे ना, मैंने सारी रिसर्च के लिए, आप कहीं भी फंसोगे, कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसका टूल्स लगा लेना कि इस मसले में ये वाला टूल काम आएगा। ठीक है, कंटिन्यूस कंप्लायंस, ट्रेनिंग और एजुकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें क्या करना होता है, लोगों को एजुकेट करना पड़ता है, जो हम नहीं करते, एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते। अच्छा, इम्यूटेबल का मतलब पता है किसी को, कि कंटेनर इमेजेस इम्यूटेबल होनी चाहिए, चेंज हो सके, और इमेज मतलब जो आईएसओ फाइल हम वो करते हैं, तो क्या होनी चाहिए, इम्यूटेबल, वो चेंज नहीं हो सके, बिल्कुल ठीक। और इमेज स्कैनिंग के लिए हम कुछ टूल यूज करते हैं, सारे टूल्स जो है डॉकर स्काउट, क्लियर टीवी, एक्वा सिक्योरिटी, सिजली सिक्योर, ट्रिविस लॉक एंड एंकर इंजन, ये सारे यूज होते हैं इमेज स्कैनिंग के लिए। सबसे ज्यादा जो वल्नरेबिलिटी आती है ना, जो आपको हैक होता है, आप अटैक होते हो, वो आप इमेज के ऊपर ही होते हो, ऑन द स्पॉट शुरू में आप हो जाते हो। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ ये टूल्स यूज करके भी आप बच नहीं सकते, आपको इमेज स्कैनिंग भी यूज करने पड़ेंगे, जैसे डॉकर है, कॉन्ट्रास्ट ट्रेसिंग नोटरी है, मतलब सारी कहानी किसके ऊपर चल रही है इसमें, टूल्स के ऊपर। फला चीज के लिए फला टूल्स, फला चीज के रन टाइम अगर देखना है तो फाइल को यूज कर लो, अगर उसका इमेज का देखना हो तो सीरीज यूज कर लो, हर के लिए हमें टूल यूज करना है। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। एक लड़के ने आपके एक्सप्लेनेशन दी थी, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन उसने बड़ी जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दी थी, और उसने बताया था कि उसने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाया था कि हम किस तरह जो है ना, जो हमने पढ़ा है चीज आरएसए वगैरह, वो इंप्लीमेंट किया था कि हम डेटा को सिक्योर कर रहे हैं। लेकिन उसने इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि हम सिर्फ कौन सा डेटा सिक्योर करेंगे, कि जो सेंसिटिव डेटा हो, सारे डेटा को सिक्योर करेंगे, कॉस्ट ज्यादा आएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे जो हम सिक्योरिटी कर रहे हैं ना, एनक्रिप्ट कर रहे हैं, वो 2 जगह कर रहे हैं, मतलब जो डेटा रेस्ट में उसको भी कर रहे हैं, और जो ट्रांजिट में उसको भी कर रहे हैं। अच्छा, ट्रांजिट के अंदर हम क्या यूज करें, एमटीएलएस। एमटीएलएस क्या है, म्यूचुअल ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है, मतलब दोनों तरफ से हम सिक्योर मारते हैं, यानी कि जो सेंडर है वो भी कर रहा है, और रिसीवर है वो भी कर रहा है, जो सिस्टम में नोड है वो भी कर रहा है, और दूसरी तरफ वाला नोड है वो भी कर रहा है, दोनों आपस में क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने राकेश से पूछा, राकेश मैसेज डिलीवर हो गया था, राकेश ने कंफर्म किया हाँ हो गया था। फिर राकेश ने मुझसे पूछा, समी तुम्हें मैसेज मिल गया था, मैंने कहा हाँ मिल गया था। मतलब दोनों एक दूसरे क्या करें, कंफर्मेशन दे रहे। तो यहाँ पे म्यूचुअल टिलेस होता है कि दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों ही आपस में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और यही चीज कर्बरोज में भी होती थी, अगर याद हो तो। अच्छा, सर्विस मैश, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एसटीओ और लिंकड, ये 2 चीज हम यूज करते हैं सर्विस मैश के लिए, एक है एसटीओ और दूसरा है लिंकड। दोनों के अलग अलग बेनिफिट है। एसटीओ आसान है, लिंकड थोड़ा टफ है, लेकिन वो कॉस्टली भी, उसको मैनेज करना भी मुश्किल है। लेकिन आप दोनों से कुछ भी करेंगे तो आप उसको सिक्योर कर सकते हैं। यानी अगर आपको एमटीएलएस प्रोवाइड करना है ना, सिक्योरिटी कार्ड प्रोवाइड करनी है, सर्विस मैश प्रोवाइड करना है, तो आप उसके लिए कौन सी टूल यूज करते हैं, एसटीओ और लिंकड। देखिए, घूम फिर के बाद बार बार कहाँ जा रही है, दोबारा टूल्स के अंदर। ये भी क्या है, टूल्स है। और ये सारे मैंने टूल्स की लिस्ट दे दी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सिंपल है तो लिंकड है, एसटीओ मोर कॉम्प्लेक्स है, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। और ये भी सारे टूल्स के नाम लिखे हुए कि कौन सा टूल्स क्या करता है, फेल्को क्या करता है, रन टाइम बिहेवियर, एक्वा सिक्योरिटी क्या करता है, रन टाइम प्रोटेक्शन दे रहा होता है, फंक्शन भी अलग बताए हुए और पर्पस भी अलग बताए हुए। ठीक है, ये चीजें ऐसी हैं जो एक्सप्लेन करने वाली नहीं, आप पढ़ के समझ सकते हैं। जो एक्सप्लेन करने वाली मैं सिर्फ उसमें टाइम दे रहा हूँ। ये सारे भी अच्छा, ये वाला जो टूल्स है ना, ग्राफ प्रोमिथस, ठीक है, और फेल्को
और एक्वा सिक्योरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 95% 85% रिजल्ट हम इससे प्रोड्यूस अचीव कर लेते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये फैल्को, प्रोमिथस और एक था एक्वा सिक्योरिटी। इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैल्को है और दूसरा प्रोमिथस है। अच्छा, आप ट्रोजन हॉर्स में आ जाते हैं। ट्रोजन हॉर्स अगर साइबर क्यूबरनेटिस के ऊपर अगर अटैक हो सकता है तो ट्रोजन हॉर्स का भी हो सकता है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर और क्यूबरनेटिस के अंदर ट्रोजन हॉर्स से क्यूबरनेटिस भी बचा हुआ नहीं है। तो हम थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं कि आखिर हम अगर क्यूबरनेटिस को बचाना है हमें मालवेयर से तो हम कैसे बचा सकते हैं। ट्रोजन हॉर्स का कोई आइडिया है किसी को क्या होता है, बताएं। नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, टाइम मैंने लॉस जाएगा। नहीं पता, वायरस है। अच्छा, सबसे मेन क्या है? एडवांस ईपीटी की। अच्छा, नेटवर्क से जो रेप्लिकेट होता है वो तो वॉर में, जो कि नेटवर्क के जरिए रेप्लिकेट हो तो वॉर में। अच्छा, जो इन्फॉर्मेशन भेज रहा है वो तो एडवेयर भी भेजता है आपके डेटा को, जैसे डार्क वेब का आपने अभी जिक्र किया था, डार्क वेब में भेज देता है, तो ये काम एडवेयर भी करता है। तो ट्रोजन हॉर्स इनसे डिफरेंट कैसे है यार? जो काम दूसरे कर रहे हो ट्रोजन हॉर्स करने लग जा रहे हैं, तो डिफरेंट कैसे वो? आखिर ऐसा क्या है इसके अंदर? अच्छा, कुछ लोग है ना, यहाँ पे शायद लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, पता नहीं ढूंढना पड़ेगा मुझे। मैंने खुद देखा था कि मेरी स्लाइड के अंदर लिखा हुआ था ट्रोजन हॉर्स और ट्रोजन हॉर्स वायरस, तो लोग वायरस भी कह देते हैं। मेलवेयर है, बैकडोर बनाता है। क्या है? मेलवेयर है, बैकडोर बनाता है। मेलवेयर है, बैकडोर बनाता है, ठीक है, वो जैसे व्हाट्सएप के अंदर बैकडोर होता है। तो ये वॉर्म और वायरस से डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? क्या करते हैं? फाइल होती है जो आपको लगता है कि आपके सिस्टम में नेसेसरी है या लेजिटिमेट फाइल। सबसे मेन बात इसी ने की है कि ये अपने आप को लेजिटिमेट दिखाता है, मतलब ऐसे दिखाता है कि वो ट्रस्टेबल फाइल है, यानी कि काम की फाइल है। अच्छा, अब इससे बचना बड़ा खतरनाक है। समझिए अगर आप एक एंटीवायरस डाउनलोड कर रहे हो और एंटीवायरस अपने आप को दिखा रहे लेजिटिमेट है, मतलब वो एंटीवायरस है, वो है क्या? मालवेयर है, मतलब ट्रोजन हॉर्स है। आपने उसको एंटीवायरस समझ के डाउनलोड कर लिया, आपके सिस्टम तो बैठ जाएगा, फिर आपके सिस्टम तो गया ना, क्योंकि आपने क्या डाउनलोड कर लिया? आपने एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर समझ के एक मालवेयर डाउनलोड कर लिया, तो आप बचोगे कैसे उसको डाउनलोड करने से? एंटीवायरस इंस्टॉल ही ट्रस्टेड वेबसाइट से करो ना, कोई ऐसी अनट्रस्टेड वेबसाइट इंस्टॉल ही नहीं करो। खरीदो ही ना, खरीदो, चोरी करके जो लेते यहाँ पे हैं आप ट्रोजन से बच सकते हैं। अच्छा, ये खरीदने कह रहे हैं ना, खरीदने में पैसे लगेगा, ठीक है। जैसे एक और एक बंदे निकालो कि वो लाइसेंस लेने, लाइसेंस में पैसे लगेंगे, लोग यहाँ पैसे देने नहीं चाहते, तो इसका सबसे अच्छा तरीका वही होता है कि ट्रस्टेड वेबसाइट हम देख लें। ट्रस्टेड वेबसाइट का पता कैसे चलेगा? अगर मैं न्यू भी हूँ तो, मतलब मैं कंप्यूटर में नहीं आया हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि ट्रस्टेड वेबसाइट है? देखो, रिसर्च करो, वहाँ पे कोई आप उसके वो देख सकते हैं, आप उसके डोमेन को चेक आप उसके क्या नहीं, उसके जो रिव्यूज है ना, आप रिव्यूज पढ़ सकते हैं, रिव्यूज से पता चल जाएगा। फेक रिव्यूज हुए तो नहीं, फेक न्यूज पता चल जाते ना, जैसे कल छोड़े, मैं अभी नहीं जाऊँगा, बता दो। नहीं, असल में सर बैठे हुए ना, सर के सामने कहना चलो मुनासिब चल कर ठीक है। सर चलाएंगे, बाद में कहूँगा। अच्छा, ये कुछ एजेंडा है, क्या कह रहे हैं? शोर नहीं करें, ये कुछ एजेंडा है। ये ट्रोजन हॉर्स करता क्या है कि वो जो एक आया कैसे था, जैसे जैसे लेगिमेट का था, वो ट्रोजन हॉर्स जो है ना, उन गिफ्ट के तौर पर उनको दिया गया था। यानी जंग हुई थी ना, उनको लगा था कि यार ये जो चीज़ है ना, ये काम की चीज़ है, हम जीत चुके हैं, ये हमारे पास गिफ्ट है। वो गिफ्ट लेने के लिए आते हैं, पता चलता है सोल्जर निकलते हैं और उनको अटैक कर देते हैं, मतलब वो हार जाते हैं, जितनी भी जंग हार जाते हैं। जैसे हमने गज़वा ओहद में देखा था कि वो हम लोग ऊपर से आए थे ना लेने के लिए, फिर अचानक से वो लोग अटैक कर दिए पीछे से। तो इसी तरह वो भी क्या समझते हैं? लेगिमेट, मतलब वो समझते हैं कि ट्रोजन हॉर्स एक अच्छी चीज़ है, ये जो रखा हुआ हम जीत गए, उन्होंने हमें इनाम भेजा है, लेकिन वो इसके जरिए अटैक कर देते हैं। तो यहीं से फिर उन्होंने क्या निकाला था, ये ट्रम्प। अब मेन फोकस मेरा सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर है, ठीक है, ट्रोजन हॉर्स में। मतलब मैं टाइप्स वगैरह की बात नहीं करूंगा, वो आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं, जितने टाइम बहुत सारी टाइप्स है। मेन फोकस क्या है मेरा? एक तो ये कि ट्रोजन, वॉर्म और वायरस में मेन फर्क क्या है, इसका प्रूफ क्या है कि इनमें फर्क है, और दूसरा कि हम इससे बच कैसे सकते हैं, ठीक है। फर्क क्या है इसके अंदर, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इसके अंदर फर्क सिर्फ ये है कि मालवेयर जो होता है वो तमाम कैटेगरी के अंदर आता है, जो ट्रोजन हॉर्स होता है वो सिर्फ किस में आता है? अगर वो लेगिमेट सॉफ्टवेयर बनता है, अगर वो आपके सिस्टम में हाइड हो जाता है, ठीक है। मालवेयर ब्रॉड कैटेगरी है, ट्रोजन हॉर्स शॉर्ट कैटेगरी है। वॉर्म, वायरस और ट्रोजन में क्या फर्क है? वायरस क्या करता है? रेप्लिकेट करता है, किसके जरिए? फाइल्स के जरिए। फाइल्स के जरिए रेप्लिकेट कर रहा है, इट मींस उसको यूजर की क्या है? इंटरेक्शन की जरूरत है, यूजर की इंटरेक्शन की जरूरत है। ट्रोजन को भी यूजर इंटरेक्शन की जरूरत होती है, ठीक है, जब तक आप डाउनलोड नहीं करोगे नहीं आएगा। फर्क क्या हुआ दोनों में? दोनों को यूजर की इंटरेक्शन की जरूरत होगी, तो वो उसको आप डाउनलोड कर रहे हो लेकिन वो रेप्लिकेट नहीं कर रहा। वायरस क्या कर रहा है? रेप्लिकेट कर रहा है, जबकि ट्रोजन हॉर्स रेप्लिकेट नहीं करता। अच्छा, अब वॉर्म और ट्रोजन में क्या डिफरेंस आ गया? वॉर्म जो है वो सेल्फ रेप्लिकेट करता है, उसको किसी यूजर की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रोजन हॉर्स को किसकी जरूरत है? यूजर की, जबकि वॉर्म को किसी यूजर की जरूरत
नहीं है, तो तीनों आपस में क्या है, डिफरेंट है, ये बेसिक डिफरेंट है। लेकिन आपको अक्सर जगह दिखेगा ना कि लोग कहेंगे यार ये ट्रोजन हॉर्स है, वॉर में सेम मिला देते हैं। तो वो लोग क्यों कहते हैं, अपनी आसानी के लिए कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार नहीं होना चाहते। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे कोई पूछे राकेश कौन है, मैं कहूँगा लड़का है, दूसरा बंदा कहे नहीं ये इंसान है, तो भाई दोनों आंसर सही है ना। आप एक में जनरल साइंस में कह रहे हो, एक में स्पेसिफिक कह रहे हो, ठीक है। जैसे मैं कहूँ स्टेकनेस के ऊपर फिल्जर ने जैसे दिया था एक पीपीटी, एक प्रेजेंटेशन दिया था, तो उसके अंदर मैं पूछूं स्टेकनेस क्या है, वार्म है या ट्रोजन है? स्टेकनेस वार्म और ट्रोजन? वार्म है, ठीक है, वार्म है, क्योंकि वो 2010 में होता है ना एनवायरमेंट अटैक। तो ट्रोजन भी हम उसे कह सकते हैं, लेकिन एमसीक्यूज में अगर पूछे तो हम क्या आंसर देंगे, उसको वार्म देंगे। तो इसका जस्टिफिकेबल कैसे मिलेगा, किसी बुक में तो हम पढ़ नहीं सकते, किसी बुक में तो लिखी भी नहीं है, तो हमें एक्सपर्ट्स को देखना पड़ता है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस बारे में। तो मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स के इसके अंदर ओपिनियन लिखे हैं, आप अगर चाहें तो पीपीटी शेयर करूंगा, उसमें आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए सारे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है ना, कि कंप्यूटर वायरस, मॉरिस फॉर्म क्या कहता है, आई कैन सी योर पॉइंट, पूरा चैप्टर 1 ये सबसे उठाया हुआ, आप ये सारे रेफरेंस मैंने दिया है, आप यहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कैसबरी लैब क्या कहता है कि दोनों चीजें डिफरेंट है। ये साइबर सिक्योरिटी का मेन चीज है, एक्सपर्ट है पूरा, यहीं से एंटीवायरस वगैरह बनता है, उसने भी बताया कि चीजें अलग है। चैप्टर 10 में आप जाके देख सकते हैं, इन सारों ने डिस्कस किया कि चीजें सेम नहीं है, ये भी इसने भी डिस्कस किया था। अच्छा, आप डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं, अगर आपकी बैटरी ड्रेन बहुत सारी हो रही है तो इसका मतलब है ट्रोजन आया हुआ है, डेटा यूजेज बहुत सारी हो रही है तो ट्रोजन आया हुआ है, स्लो परफॉर्मेंस हो गई तो ट्रोजन है, ओवर हीटिंग है तो ट्रोजन है, शट डाउन हुआ तो ट्रोजन है। ये किसकी इंटरफेक्शन हम कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ट्रोजन की। अच्छा, सिस्टम इंडिकेटर क्या है कि आपको सिस्टम से पता चल जाएगा ट्रोजन आया हुआ है। आपकी अगर सिस्टम नोटिफिकेशन अनयूजुअल है तो मींस ट्रोजन है। अगर आइकन्स अलग अलग से आ जाए, कभी देखा होगा मोबाइल में आए थे, तो इट मींस ट्रोजन की आइडेंटिफिकेशन है। कोई सेटिंग आपकी चेंज हो गई, वाईफाई ब्लूटूथ अचानक से ऑन हो गया, ट्रोजन हो सकता है। अनफेमिलियर एप्स हो गए, सिस्टम लॉक्स हो गया, सस्पिशियस एक्टिविटी हो गई, ये सारे कौन से इंडिकेटर है, सिस्टम के। अच्छा, नेटवर्क इंडिकेटर क्या है, अनयूजुअल नेटवर्क एक्टिविटी हो, स्ट्रेंज आईपी एड्रेस हो, इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक हो, डीएनएस क्वेरी सस्पिशियस हो, एसएस सर्टिफिकेट अगर अनरिकॉग्नाइज हो। डिवाइस इंडिकेटर क्या है, वाइब्रेशन पैटर्न, इसके अंदर बस यही चीज होती है, मैंने देखा है कैमरा और माइक्रोफोन जो ना आपके कंसेंट के बगैर यूज हो सकता है। इसी तरह फोन सेटिंग इंडिकेटर है, ये सारे के आपका डेवलपर ऑप्शन विदाउट यूजर कंसेंट इनेबल हो जाए, ठीक है। इसके अलावा ये सारे के सारे क्लिकिंग का है। अच्छा, ये सारे इंडिकेशन का भी जो मैंने पहले डिस्कस किया ट्रोजन हॉर्स आने के बाद है, हम उसको आने से पहले कैसे रोकें, तो उसका तरीका क्या है, आप क्लिक करने से पहले चीजों को देख लो, पीडीएफ के ऊपर जाने से पहले देख लो, वीडियोस को और इमेज को देख लो, ठीक है। अगर वीडियो की फाइल एक्सटेंशन अजीब सी है, बहुत ज्यादा बाइट्स ले रहा है, वो बहुत ज्यादा एमबी ले रहा है, तो इट मींस उसके अंदर ट्रोजन हो सकता है। अटैचमेंट को आप देख लो। अच्छा, अब यहाँ पर जिप फाइल और रार फाइल इसके अंदर बहुत ज्यादा आती है, हमें जिप फाइल और रार फाइल की जरूरत भी है, क्योंकि इसके अंदर हम चीजें सिक्योर कर सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसी के अंदर से सबसे ज्यादा ट्रोजन फैलता है। पता है क्यों? इसके अंदर हम स्क्रिप्ट फाइल लगा सकते हैं, डाउनलोड करते हैं ना, डाउनलोड करते वक्त वो क्या डाउनलोड कर लेते हैं, स्क्रिप्ट फाइल, जो कि ऑलरेडी वो क्या चला देते हैं, आपके वायरस ट्रोजन को एग्जीक्यूट कर देता है। स्क्रिप्ट फाइल डाउनलोड हुआ, आपने एग्जीक्यूट किया, आपके सिस्टम में क्या चलेगा, ट्रोजन चलेगा। तो ये मजबूरी हमारी, जिप फाइल हमें रखना भी है क्योंकि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसके अंदर चीजें बहुत कम बाइट्स भी कर दे रहे हैं, बहुत शॉर्ट कर दे रहे हैं, लेकिन उसी से क्या आ रहा है, ट्रोजन आ रहा है। ये सारे मेथड है, पढ़ लीजिएगा, मैं इसके में नहीं जा रहा हूँ, इधर ये सारी चीजें इसको हटा रहा हूँ, ये कुछ रेफरेंसेस हैं। अच्छा, बेटर रिजल्ट हम कैसे पा सकते हैं, हमें 85% अगर हम बिहेवियर एनालिसिस करें तो उससे हम ट्रोजन से बच सकते हैं। याद करें, एक यहाँ पे प्रेजेंटेशन हुई थी, उसमें एआई और बिहेवियर पे बात अलग हुई थी कि एआई अलग चीज है, बिहेवियर अलग चीज है, तो वाकई में बात सही थी। अगर हम बिहेवियर एनालिसिस करेंगे तब भी हम ट्रोजन से बच सकते हैं। 85% नेटवर्क ट्रैफिक को देख के 70% बच सकते हैं, और सिस्टम लॉक की एग्जामिनेशन करके हम 60% बच सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें हम नहीं कर सकते ना, मतलब आम यूजर नहीं कर सकता। आम यूजर कैसे बचेगा, ये तो जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो कर सकते हैं। आम यूजर के लिए भी मैं इसकी बात बता रहा हूँ, ये सारे इसके फायदे हैं। अच्छा, ये जियोस ट्रोजन एक इंपॉर्टेंट है, इसको बस बता दे रहा हूँ कि ये जो है अब लेटेस्ट बाद में इंप्रूव होगी ना। अब अगर मैं कहूँ कि यार टाइप्स पढ़ के फायदे नहीं है, तो ऐसा नहीं है, अगर हमें इन टाइप्स के नहीं पता होगा ना तो हम इससे बच नहीं सकते हैं। जैसे जियोस ट्रोजन 2007 में आया था, लेकिन यही दोबारा अपडेट होकर 2019 में भी आ गया, ठीक है। इमोटेट ट्रोजन 2014 में आया था, लेकिन वही अपडेट होकर 2024 में भी आ गया। तो मतलब अगर हमें पुराने टाइप्स पता होंगे तभी हम उससे रोक सकते हैं, अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम रोक नहीं सकते। मतलब ये फालतू नॉलेज नहीं है, ये भी काम की। मैं सिर्फ डिस्कस क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप ये पढ़ के समझ सकते हो। ये सारे कुछ रिसेंट ट्रोजन अटैक्स हैं। आईटी बैंकिंग ट्रोजन वही था जो अभी ईमेल वाली बात करके कहते हैं, लास्ट जो आए थे बंदे, तो फिशिंग ईमेल इसके अंदर होती है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट गोल्ड पिक्सल ऑपरेट, ये हुआ था लेटेस्ट ट्रोजन, क्योंकि आईओएस के अंदर हुआ था। लोग कहते हैं ना आईओएस सिक्योर है, तो आईओएस भी फुली सिक्योर नहीं है, उसके अंदर भी हम अटैक कर सकते हैं। जैसे इसने फिशिंग और विशिंग अटैक किया। अच्छा, पता है स्मिशिंग और विशिंग क्या है? फिशिंग तो पता हो तो लोगों को, स्मिशिंग और विशिंग पता है? मैसेज और कॉलिंग के जरिए अटैक किया था उसके अंदर। तो ये किसने किया था? गोल्ड पिक्स ऑपरेट ने किया था।
ये 0 डे वल्नरेबिलिटी, 0 डे वल्नरेबिलिटी पता है किसे कहते हैं? मतलब अगर आपको टाइम ही नहीं मिले हैकर को अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, सॉरी हैकर कह रहा हूँ, जो बनता है ना वो प्रोटेक्ट करने का उसको टाइम नहीं मिले, अटैक हो जाए 0 डे मिले उसको, तो हम उसको क्या कहते हैं 0 डे अटैक। इसी तरह सप्ली चेन का अटैक बताओ। अच्छा सप्ली चेन अटैक वही चीज जो मैंने लेबनान के अंदर बताया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सिक्योर करना पड़ेगा, तो वो इतना आसान चीज नहीं है, आप शुरू सिक्योर करो। वही अटैक किसके अंदर बताओ, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के अंदर भी बताओ। अच्छा ये सारे कुछ इसके टाइप्स हैं, ये भी इसके कुछ टाइप्स हैं। ये CIA के ऊपर भी काम करता है और CIA के अंदर अलग अलग क्लासिफिकेशन है। कॉन्फिडेंशियल वाले ट्रोजन्स ये हैं, इंटीग्रिटी वाले ट्रोजन्स ये हैं, अवेलेबिलिटी वाले ट्रोजन्स ये मौजूद हैं। अच्छा इसके अंदर एक आई लव यू ट्रोजन भी था जो कि मैंने ऑलरेडी ये अपने सर को भी भेजा था। बोले थे कि मैं उनको कहा था कि मैं आपके मोबाइल में आपका मैसेज भेज सकता हूँ, मतलब आपके मोबाइल से अपने मोबाइल में मैसेज भेज सकता हूँ। उन्होंने कहा था नहीं हो सकता, मैं करके दिखाऊंगा। तो मैं बोला क्या मैसेज करूँ, उन्होंने बोला आई लव यू भेज दो। तो उस वक्त मैंने उनके मोबाइल से आई लव यू भेजा था। सो मेरे मोबाइल से तो नहीं गया सर वो मैक के सर थे, मैक के सर थे। हाँ मेरा, मैं तो नहीं हूँ ना। नहीं अच्छा ये इस वजह किसी टीचर मोबाइल से नंबर वो कर लेंगे, तुम्हें इतने नंबर दे दिया है, तुम्हें कोई स्लैंग वर्ड वो कर दिया और उसको दिखा रहे हैं कि यार ये टीचर सही नहीं है, तो हम इसको मिस यूज भी कर सकते हैं। तो इससे अच्छा ब्लैक एनर्जी जो होता है पाकिस्तान में काफी चल रहा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस हो गया था इनको। क्रिप्टो लॉकर एक कोविड के अंदर भी आया था जो कि आपको कहता आप हम इंफॉर्मेशन दे रहे कोविड की, जब लोग डाउनलोड कर रहे थे तो हैक कर ले रहा था, रैंसम मांग रहा था कि आप हमें पैसे दो फिर हम आपको छोड़ेंगे। ये सारे इसके कुछ टाइप हैं, इसके